हमारे प्रदेश के तमाम सचिव और जितने भी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे, उनके साथ इस बैठक को आयोजित किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि ये एक चुनावी वर्ष है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्णतः चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। कौन सी ऐसी संभावित सीटें होंगी जहां से हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कौन से संभावित प्रत्याशी हम लोग के होंगे और उन लोकसभा की सीटों पे, और साथ ही साथ क्योंकि हम लोग विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं, वो संभावित विधानसभा की सीटें, संभावित विधानसभा के हमारे प्रत्याशी, तमाम इन बातों को लेकर चर्चा और समीक्षा हम लोग शुरू कर चुके हैं और उसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए आज की ये प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया गया, जिसमें जिलावार हर जिले की समीक्षा पार्टी के नेतृत्व द्वारा की गई है। किस जिला में हम लोग का संगठन कितना मजबूत है, कहां पर संगठन को और मजबूत करने की हम लोग को जरूरत है, कितने बूथों पर हमारे कितने पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं, कौन कौन से बूथ ऐसे हैं जहां पर अभी हम लोग को और मेहनत करने की जरूरत है। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है। इन बातों को भी ध्यान में रखा गया है कि अगर पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो संभावित सीटें क्या होंगी, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा और उसके अनुसार हम लोग की कौन कौन सी सीटें होंगी। इन तमाम बातों को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारी की है और उसी उद्देश्य के साथ हम लोग की निरंतरता में ये समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हुआ है। आज मेन बॉडी की ये समीक्षा बैठक की गई, जिसमें विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपने अपने प्रकोष्ठों की जानकारी दी, पर आने वाले दिनों में ये प्रदेश अध्यक्ष भी अपने अपने प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक इसी तरीके से करेंगे, जहां पे उनके जिला अध्यक्ष, उनके जिला प्रभारी और उनके बूथों पर उनकी क्या मजबूती है विभिन्न प्रकोष्ठों की, इस पर वो लोग चर्चा करके प्रदेश कार्यालय में अपनी जानकारी, अपनी सूची वो लोग सबमिट करने का वो लोग काम करेंगे। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव के मद्देनजर क्या रणनीति रहेगी, उस पर भी आज चर्चा हुई है। हर जिले में पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। विभिन्न जिलों में कई ऐसे नए साथी हैं जो पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत कार्य कर रहे हैं। कई विभिन्न दलों के सदस्य हैं, कई विभिन्न दलों के नेता हैं और कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए पार्टी के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। उन लोगों का ज्वाइनिंग का कार्यक्रम विभिन्न जिलों में कैसे हो, उसको भी लेकर चर्चा की गई है। आने वाले जिलों में जैसा हमने कहा कि हम लोग विधानसभा को भी मद्देनजर रख रहे हैं, तो ऐसे प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी, उन लोगों के विधानसभा वाइज किस तरीके से कार्यक्रम होंगे, उस पर भी आज चर्चा हुई। ओवरऑल अगर मैं इसको समअप करते हुए अगर मैं कहूं, तो पूर्णतः चुनाव को अब मद्देनजर रखते हुए और चुनाव में हर परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए पार्टी किस गठबंधन के साथ, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इन तमाम परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर प्लान पे काम हुआ है। अंतोगत्वा
हम लोग 40 सीटों पर अपनी इतनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं और 243 विधानसभा पर हम लोग अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आप लोग चलाएंगे कि हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का या सारी सीटों पर तैयारी का हम लोगों ने फैसला किया। ऐसा होता नहीं है। जब कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता ये बोलता है कि हम सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि बाद में यही सवाल आपकी तरफ से आएंगे। भी मैं पहले भी बोल दूं, बाद में भी आप पूछेंगे तब भी मैं बोलूँगा। उनको करनी भी चाहिए तैयारी, हम लोग भी कर रहे हैं हर सीट पर तैयारी। उद्देश्य इसका ये होता है कि ना सिर्फ जिस सीट पर आप चुनाव लड़ें, ना सिर्फ उस सीट पर आपके संगठन का लाभ सिर्फ आपके प्रत्याशी को हो, बल्कि जिन सीटों पर आप चुनाव नहीं भी लड़ रहे और आपके गठबंधन के साथ ही उस पर चुनाव लड़ रहे, ऐसे में भी आपके संगठन का लाभ उनको मिले। भाई कल को कोई मुझसे गठबंधन क्यों करेगा अगर अधिकांश सीटों पर मेरा संगठन ही नहीं होगा? क्या लाभ होगा किसी दल को मुझसे गठबंधन करके? हम तो भैया उनके संगठन का लाभ ले लेंगे, पर हम अपना लाभ उनको कैसे दे पाएंगे? इसके लिए हर राजनीतिक दल को हर सीट पर तैयारी करना जरूरी है। कितनी सीटों पर तालमेल होता है ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है। जब ये चर्चा होगी सार्वजनिक इसको किया जाएगा। तो आज इसी उद्देश्य के साथ ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को और मजबूती से गांव-गांव घर-घर तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको लेकर भी एक रूपरेखा तैयार की गई है। कई हमारे प्रदेश के ऐसे सम्मानित नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो या विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे सम्मानित महानुभाव, उनसे भी आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता मुलाकात कर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की प्रतिलिपि उनको सौंपने का काम करेंगे, ताकि जो बिहार को विकसित राज्य बनाने के रोड मैप के साथ हम लोग निकले हैं, उसमें अगर किसी और वर्ग की भी अपने कोई सुझाव हो तो उसको भी हम लोग उनके माध्यम से आने वाले दिनों में इनकॉर्पोरेट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अंतोगत्वा हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के हर वर्ग का, संभवतः हर व्यक्ति का सुझाव बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में सम्मिलित हो। कोई वर्ग, कोई जाति, कोई समुदाय ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसके हितों को मद्देनजर रखते हुए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम करे। उसमें आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम के तहत इस प्लान को भी रोल आउट किया जाएगा, जिसमें जैसा मैंने जिक्र किया कि हर वर्ग के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं उनसे मुलाकात करके ना सिर्फ उनको बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की उनको प्रतिलिपि सौंपी जाएगी, बल्कि उनसे भी सुझाव मांगे जाएंगे कि उसको पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि ये संभवतः कोई खिलाड़ी होगा जिनके पास हम जाएंगे और वो बोलेंगे कि भैया खेल कूद में ये 4 पॉइंट आपने जोड़े, 2 पॉइंट और हमारी तरफ से भी जोड़िए। तमाम बातों पर चर्चा होगी। अंतोगत्वा हम लोग का लक्ष्य पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलने का है। मैं 6%, 16%, 50%, 92%, 32% की बात नहीं कर रहा हूँ। और अब तो प्रतिशत नहीं, अब तो हम लोग को भैया कोड नंबर भी मिल गए। तो मैं कोई 121वें की बात नहीं कर रहा, 171वें की बात नहीं कर रहा, 79, 80, 90 की बात नहीं कर रहा। मैं 13 करोड़ बिहारियों की बात कर रहा हूँ। और तभी विकसित प्रदेश बनेगा जब हम लोग कोड नंबर से उठकर, जातियों से उठकर, संप्रदायों से उठकर हम लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करेंगे। उसी उद्देश्य के साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का निर्माण भी हुआ था, और अब उसको कैसे हम लोग घर घर तक पहुंचाएं, ये आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इसकी चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में कई और ऐसी बैठकें होंगी, और चुनाव आते तक हम लोग चाहते हैं कि हर बूथ पर लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूर्णतः मजबूत हो, ताकि जहां से हम चुनाव लड़े, हमारे साथी चुनाव लड़े, सबको उसका लाभ मिले। अब अगर आपके कोई सवाल, लोकसभा चुनाव में भी अकेले रणनीति बना रहे हैं क्या? चुनाव लड़ने का आगामी लोकसभा चुनाव में भी अकेले रणनीति बना रहे हैं? भाई आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार तो रहने की जरूरत होती ही है ना। हैविंग सेड दैट,
गठबंधन को लेकर ये आप सबसे छुपा तो है नहीं कि चर्चाएं चल ही रही हैं, पर जब तक चर्चा का एक अंतिम स्वरूप नहीं आता तब तक गठबंधन को लेकर किसी तरीके की कोई भी बात करना उचित नहीं। और ये गठबंधन का स्वरूप फाइनल होते होते तक चुनाव भी समीप होंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने अक्सर देखा है कोई भी गठबंधन का फाइनल स्वरूप, बल्कि पिछले विधानसभा के चुनाव में तो आप देखिएगा कि अधिसूचना आ गई थी, तब तक गठबंधन ही तय हो रहे थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम लोगों ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पर तब तक कोई महागठबंधन में था तो उनकी पीठ पे खंजर भोंका गया तो वो दूसरे में चले गए। तो ये स्वरूप आखिर तक बनते बिगड़ते रहते हैं, बट हाँ तब तक हम लोग अपनी पूरी मजबूत तैयारी हम लोग रखना चाहते हैं। चिराग जी, कोर्ट सिस्टम पर आपने कहा, एक मिनट भाई, हाँ भाई ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है। मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं सीटों की संख्या अभी सार्वजनिक तौर पे चर्चा करने लग जाऊं। ये गठबंधन के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है और जब आम सहमति बनेगी तो घोषणा भी कर दी जाएगी। भाई भरोसा तो मेरा तब हिलेगा जब हम लोग चर्चा के उस दौर पे पहुंचेंगे जहां पे सहमति नहीं बन रही हो। चर्चा ने अभी उस तरीके से गति ली ही नहीं है और इस बात को मैंने कहा है कि ये हर गठबंधन में ऐसा ही होता है। चुनाव आते तक ये चर्चाएं बढ़ती हैं, तो सब कुछ आज तय हो जाए मैं ये मान के भी नहीं चल रहा हूँ और मैं किसी जल्दबाजी में हूँ भी नहीं। गठबंधन की भी नजर आप पर बनी हुई है, क्या लगता है जो सीटों का समीकरण ये तो आगे तय होगा, लेकिन अगर ऐसी संभावनाएं बनती है तो चिराग पासवान महागठबंधन का रूप करेंगे? भाई ये चुनाव के वक्त तय किया जाएगा कि चुनाव के वक्त गठबंधनों का स्वरूप क्या है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं भाई क्योंकि भरोसा मेरे मुख्यमंत्री पर भी नहीं किया जा सकता ना कि वो कब तक कहाँ रहते हैं, किस गठबंधन में रहते हैं, नहीं रहते हैं। एक बात मैं जरूर स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां पर मेरे मुख्यमंत्री हैं उनके साथ किसी भी तरीके का समझौता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए संभव नहीं। नवादा वाली सीट से तो अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो बीजेपी लड़ेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप क्या उस पर उम्मीद करते हैं जो पहले आपको मिली थी सीट, अब उससे भाई मुझे क्या उम्मीद करनी है, वो जिनकी सीट थी उनको चिंता होगी, मुझे किस बात की चिंता है। आपकी पार्टी की सीट जिनकी पास उनके सांसद हैं आज की तारीख में, चिंता उन लोगों को होनी चाहिए। भाई हम लोग तो जब गठबंधन की बात करेंगे, जब सीटों की बात करेंगे, तब हम लोग की दावेदारी अलग होगी। हम लोगों ने तो किसी सीट पे दावेदारी अभी तक पेश की नहीं। हम लोगों ने तो कहा नहीं कि भाई ये संख्या या ये सीटें, बट जिनकी संख्या और सीटें सामने हैं, चिंता तो उनको होनी चाहिए। कि आप दिशाहीन राजनीति कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? आपके चाचा कह रहे हैं कि आप दिशाहीन राजनीति कर रहे हैं। प्रभु जिस दिन हमारी दिशा तय हो गई ना, चिंता सबसे ज्यादा उन्हीं को ही होगी। उन्हीं की परेशानी बढ़ेगी जिस दिन हमारी दिशा स्पष्ट हो गई और उसकी घोषणा कर दी गई। एक एक करके इफ्तार पार्टी में आज आप शामिल होंगे, मुख्यमंत्री ने आपको न्योता भेजा है। भाई मेरा पहले से ही कार्यक्रम निर्धारित है, हाजीपुर का कार्यक्रम लगा हुआ है। मैं हाजीपुर निकलूंगा, पर हाँ उनकी तरफ से ज़रूर न्योता इफ्तार के लिए मिला है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ साथी जरूर उसमें जाएंगे। ये तय है कि जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां आप नहीं रहेंगे, ये फिक्स है? भाई नीतीश कुमार जी से समझौता करना होता तो प्रभु बहुत समय था मेरे पास। नीतीश जी जिनको मैं मानता हूं कि जिनकी वजह से बिहार बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ, जिनकी वजह से बिहार में से युवाओं का पलायन बढ़ा, जिनकी वजह से आज भी बिहार के युवा शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते, जिनकी वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का समझौता संभव ही नहीं है। भाई समझौता करना होता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए या लाभ के लिए तो मैं 2020 में करता ना भाई,
जब उस वक्त मैंने अपनी पूरी पार्टी के अस्तित्व को दांव पे लगाया अपने विचारों सिद्धांतों के लिए, तो आज मैं क्यों समझौता करूं, जबकि आज की तारीख में हम लोग की पार्टी और बहुत मजबूत परिस्थिति है। चिराग जी, आपने कोर्ट सिस्टम पर कटाक्ष किया, आपने कोर्ट सिस्टम पर कटाक्ष किया, जातीय जनगणना में चिराग पासवान का क्या स्टैंड है? भाई स्टैंड को मैं हर बार क्लियर कर चुका हूं, पुनः अगर आप चाहते हैं इसको लेकर क्लैरिटी, मैं पुनः क्लियर कर देता हूं कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं, होनी चाहिए, पर सिर्फ जातियों की ही बात नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना सिर्फ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज भी कई नीतियां हैं जो कि केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, जो कि जातियों के आधार पर बनाई जाती हैं। कई बार न्यायालय के द्वारा भी, माननीय न्यायालयों के द्वारा भी आंकड़े मांगे गए हैं कि भाई अगर आपने ये योजना बनाई, बताइए इस जाति की क्या आबादी है। वो आंकड़े हैं ही नहीं, क्योंकि आखिरी बार दशकों पहले ये जनगणना हुई थी। तो ऐसे में एक तरफ जहां हम लोग समर्थन करते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि जो योजनाएं बने उसमें उसके अनुपात वो राशि आवंटित की जा रही है कि नहीं, और उस राशि का लाभ लेकर वैसी जातियां जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाई हैं, क्या वो जुड़ पा रही हैं कि नहीं, इसलिए हम लोग इसका समर्थन पूरे देश में मांग करते हैं सर जातीय जनगणना की। चिराग जी, पूरे देश में मांग करते हैं जातीय जनगणना की। राजनीतिक समीकरण अगर बदलता है, नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं, फिर तेजस्वी से समझौता करेंगे आप? भाई आप हमको नीतीश कुमार जी बना के रहेंगे क्या? इससे भी समझौता कर लीजिए, उससे भी समझौता कर लीजिए, सबसे समझौता कर लीजिए। आज की तारीख में हम भैया अपने संगठन को इतना मजबूत करने में लगे हुए हैं कि जिसको आना है आके समझौता करें। आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम इतना मजबूत करना चाहते हैं, अपने पार्टी के संगठन को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ आना चाहे उनका स्वागत। पूरे देश में मांग करते हैं चिराग जी, चिराग जी, पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग करते हैं मोदी जी से। एक करके भाई, एक करके पूरे देश में मांग करते हैं जातीय जनगणना की। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने तो उस वक्त भी कहा था जब प्रधानमंत्री से मिलने सारे दल गए थे, हम लोग तो उस वक्त भी जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री ने बुलाया नहीं। 100 झोपड़ियां जल गई, लेकिन अभी तक चिराग पासवान वहां क्यों नहीं दिखे? भाई हम बिल्कुल जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। आपको पता है कि एक हम ही है जो कोई भी ऐसा विषय होता है हम लोग जाते हैं, इसकी जानकारी हमारे संज्ञान में भी आई है। प्रभु बहुत पुराना सवाल हो गया, बहुत पुराना। पिछले 50 हमारे इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, उसमें 50 बार हम जवाब दिए, हम फिर दे देते हैं जवाब, हम फिर दे देते हैं। मेरे पिता जब बीमारी की हालत में थे, जब वो ऐसी परिस्थिति में थे, जब वो वेंटिलेटर पे थे, उस वक्त कोई एक व्यक्ति जो मजबूती से हमारे साथ खड़ा था, वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उस वक्त ना बिहार के मुख्यमंत्री को चिंता थी, फोन तक कर उन्होंने मेरे पिता का हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा। बिहार के जितने और नेता हैं उन लोगों ने हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा, परिवार के कई सदस्यों ने आकर उनको देखना तक जरूरी नहीं समझा। ऐसे में कोई एक व्यक्ति जो दिन रात और दिन में 2-2 बार समय पूछेंगे, मैं समय भी बताता हूँ। सुबह ठीक 8:30 बजे मेरे मोबाइल का फोन बजता था, सुबह ठीक 8:30 प्रधानमंत्री जी खुद फोन पर होते थे, और रात में लगभग 10:30 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 8:45 बजे शाम का आगे पीछे होता था। दिन में 2 बार निरंतरता में 40-45 दिन उनका फोन हमको आया। ऐसे में जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मजबूती से मेरे साथ खड़ा हो, उस व्यक्ति को, और मेरे पिता का निधन भाई कब हुआ? जब चुनाव सर पर थे। चुनाव सर पर नहीं, पहले चरण का नामांकन चल रहा था 8 अक्टूबर को, और अगर हमको ठीक से याद है तो 11 या 12 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी। अब ऐसे में एक व्यक्ति जो आज अभी से 2 घंटे पहले तक मेरे पिता का हालचाल जान रहा, उनके अंत्येष्टि के लिए बिहार में मिलिट्री ऑनर्स उनको दिया जा रहा। जयप्रकाश जी के बाद एकमात्र दूसरे ऐसे बिहार के नेता
जिनको मिलिट्री ऑनर्स दिया गया अंत्येष्टि के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। जिन प्रधानमंत्री ने उनके लिए इतना कुछ किया, जस्ट बिकॉज कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूं, मैं कैसे 2 घंटे के बाद पलट जाऊं और मैं बोलूं कि ये व्यक्ति गलत हैं, इनकी नीतियां गलत हैं, ये व्यक्ति भ्रष्ट हैं, कैसे मैं बोलूं? उस वक्त मेरे ऊपर ये दबाव डाला जाता था कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरे हुए थे और इसी हार से वो डरे हुए थे, जो हार का सामना उनको बाद में करना पड़ा तीसरे नंबर की पार्टी में। उस वक्त मैंने ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं। अब आप इसको तंज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें या जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं प्रभु। पर हाँ, मेरे लिए जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ा हो, कल को हाइपोथेटिकली अगर मेरा गठबंधन किसी दूसरे दल से भी होता, तब भी वो व्यक्तिगत तौर पर मेरे प्रधानमंत्री के लिए मेरा वो सम्मान हमेशा रहेगा। और ये मेरे संस्कारों में है भाई, मैंने हमेशा व्यक्ति विशेष का सम्मान किया है। मैं आज भी खुले तौर पर बोलता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री के लिए मेरे मन में अति सम्मान है, क्योंकि वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनकी नीतियों से असहमत हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर वो और बेहतर प्रयास करते, मेरे प्रदेश को कहां से कहां लेकर जा सकते। उनकी नीतियां गलत रही हैं कि मेरे प्रदेश का नुकसान हुआ। पर आज भी अगर मैं शाम को उनकी इफ्तार पे गया तो मैं पुनः जाकर पहुंचूकर मैं उनका आशीर्वाद लूंगा। ये मेरे संस्कारों में सिखाया गया है। लालू जी के लिए मेरे मन में हद से ज्यादा सम्मान है भाई, भले वो अभी अलग गठबंधन में है या जिस भी गठबंधन, उनके लिए सम्मान है। और वही सम्मान मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए। तो हनुमान का आपने जिक्र किया, अगर आप इसको देखते हैं कि भाई ये कहना गलत है, तो आप इसको गलत मान सकते हैं, पर ये राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ये व्यक्तिगत संबंधन हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती आपके चाचा ही रियली चुनौती आपकी, क्योंकि वो भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? तो चाचा की चुनौती से कैसे? भाई राजनीति में मुझे लगता है जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। और कोई भी गठबंधन अपने साथ उन्हीं साथ, भाई मैं भी कल को किसी से गठबंधन करूं, मैं उसी के साथ करूंगा ना जिनका जन समर्थन होगा, जिनके साथ लोग होंगे। मैं इसको पुनः, मैं जातियों की मैं बात नहीं करता, पर कल हम लोग मोकामा हम लोग गए थे। हम लोग के आराध्य हैं भैया वीर बाबा चौहरमल, हम लोग पूछते हैं उनको। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित रहे तब तक वो इस कार्यक्रम में जाते रहे और अपना योगदान देते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश भेजा, उस संदेश में भी उन्होंने मेरे नेता के नाम का जिक्र किया। और वहां पर जब मैं गया, आप लोगों ने तस्वीरों में देखा ही भैया जिस तरीके से जन समर्थन मिला। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अपने आराध्य के उस कार्यक्रम में जाना तक जरूरी नहीं समझते। और जब पिछली बार गए थे वो गलत है, बट उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसकी भी मैं निंदा करता हूं। तो ऐसे में भैया गठबंधन में चुनौती वही बनता है जिनके पास जन समर्थन हो। चौधरी भी वहाँ पर पहुंचे थे और उनके पत्थर मतलब फेंके गए और राष्ट्रपति पारस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान ही वो पत्थर फेंकवाए थे। भाई जो आरोप लगा रहे हैं वो पहले खुद क्यों नहीं गए इस बात की चिंता करें। पर जहां तक सम्राट जी की बात है, मैं इस बात की जहां निंदा करता हूं, मुझे ये जानकारी नहीं हो, मुझे लगता है शायद ये एग्जैजरेटेड है कि पत्थर फेंके गए, ये फेंके गए। मुझे जो जानकारी मिली सिर्फ थोड़ा बहुत विरोध उनका वहां पे हुआ या कुछ बातें वहां पे लोगों ने कही गई, पर ये पूर्णतः जन भावना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि 1 साल पहले वो कहते थे उस समय भी आपने ये करवाया था। पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया है। हाँ, दंगा भड़काने का अमित शाह पर नीतीश कुमार ने, तेजस्वी ने भी। भाई जो लोग खुद अपने प्रदेश को नियंत्रित नहीं रख सकते, वो लोग ही दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और मेरे ही कहने से क्या होता है भैया, भारत का संविधान इस बात को कहता है। फेडरल स्ट्रक्चर, भारत का जो संघीय ढांचा है, वो पूर्णतः लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को राज्य सरकार के अंतर्गत देता है। राज्य सरकार की विषय सूची में ये आता है। ऐसे में आपके राज्य में अमन
और शांति कैसे कायम हो, ये पूरी तरीके से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें पूर्णतः महागठबंधन की सरकार और हमारे गृह मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से विफल रहे हैं, जो खुद अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए। कैसे नालंदा में बिहार शरीफ 3 दिन 4 दिन तक जलता रहा, जो व्यक्ति अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए, उनसे पूरे प्रदेश की सुरक्षा की उम्मीद रखना भी अब मुमकिन नहीं है। और इसीलिए हम लोग बार बार राष्ट्रपति शासन की हम लोग मांग करते हैं।